स्टैचू किसका था? रोशन। जहां जो क्वेश्चन पूछा जाए आप वहां पे उसी का आंसर दिया करें, ठीक है। उस स्टैचू में, उस स्टैचू के फिगर में जो होगा देखा गया, तो उसके दो हाथ में दो चीज, ठीक है, दो सिंबल को लेकर चल रही थी, ठीक, दो सिंबल को लेकर चल रहे थे, और उनके एक हाथ में था चार्टर ऑफ राइट, ठीक, और दूसरे हाथ में था क्या? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और चार्टर ऑफ राइट, यही दो चीज थे उनके हाथ में, ठीक। अब आपको बताना है कि इस लिबर्टी में बहुत सारे पिक्चर जो होंगे वो पिक्चर्स दिखाए गए, ठीक ना, बहुत सारे इमेज दिखाए गए हैं। अब आपको बताना है कि इस लिबर्टी के जो फिगर था उसको पास कौन कर गया था, यानी कि कौन ऐसे कंट्रीज थे जो कि लिबर्टी के जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है एज पर द फिगर, उसके यूएस स्विट्जरलैंड, गुड, यूएस स्विट्जरलैंड जो थे, एक ने कहा यूएस स्विट्जरलैंड, सबका यही मानना है कि यूएस स्विट्जरलैंड, किसी ने कहा जर्मनी, किसी ने कहा अमेरिका, आकाश ने कहा अमेरिका, राहुल अमेरिका, सुमित बोल रहे हैं जर्मनी। कौन पास कर चुका मैं ये पूछ रहा हूँ। रागिनी कहना है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, राइट। अंकित, एज पर अंकित इट इज यूएस एंड स्विट्जरलैंड। निहारिका यूएस स्विट्जरलैंड, ओके, तो बिल्कुल सही है। मैक्सिमम जो वोट्स गए हैं, जो पास कर गए थे वो थे यूएस एंड स्विट्जरलैंड, ठीक। उसके बाद एक ट्राई कलर के साथ एक कंट्री पीछे आ रहा था जस्ट बियॉन्ड, तो वो कौन सा कंट्री? निहारिका ने फ्रांस कहा, पिंकी फ्रांस, और अवनीश नहीं, गलत हो बाबू, या रॉन्ग, आपका आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं। राहुल सही है आप, अंकित ठीक, करेक्ट, सुमित करेक्ट, ओके, ओके, कंट्री जो था उसके पीछे था वो फ्रांस था, ठीक। और फ्रांस के जस्ट पीछे कौन था? जर्मनी, 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 ठीक ना। जर्मनी के जो फ्लैग है उस फ्लैग का कलर बताइए। जर्मनी का जो फ्लैग है उस फ्लैग का कलर बताइए। रेड ब्लैक गोल्ड सबका खाना है, रेड ब्लैक एंड गोल्ड, ब्लैक रेड गोल्ड, गुड। पिंकी ने कहा सिर्फ गोल्ड, ऑलराइट। अच्छा, इस फिगर को हमने एक नाम दिया था, इस फिगर को हमने एक नाम दिया था, रेड ब्लैक एंड गोल्ड आंसर होगा। इस फिगर को हमने एक नाम दिया था, इस विजन को एक नाम दिया गया था, क्या कहा गया था उस विजन के लिए? एक वर्ड में उस विजन को दिखा दिया गया था। लिबरेशन, यूटोपियन, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। इस विजन को, फ्रेडरिक सोरी को, इस विजन को किस विजन से नाम से जाना गया? हाँ, उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को शो जरूर किया था, लेकिन उनके इस विजन को एक अलग ही नाम दिया गया। बिल्कुल, दैट वाज यूटोपियन विजन। सब कुछ क्लियर है आप लोग को? ये यूटोपियन विजन था, इट वाज यूटोपियन विजन। क्यों कहा गया व्हाई इट वाज यूटोपियन विजन? व्हाई इट वाज यूटोपियन विजन? आपने लिखा होगा ना डिफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय यूटोपियन, तो आप क्या बोल सकते हो? अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट, अंकित का कहना है। आपने सभी ने नोट्स बनाया है ना? क्या आप वेट करते हो पीडीएफ का? अगर ऐसी स्थिति होगी कि अगर आप पीडीएफ का वेट करोगे, नोट्स का प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो कोई पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा मैं। आप सभी का होमवर्क है, जो होमवर्क का लिंक दिया गया होगा पर डे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके नोट्स मुझे आपको सेंड कर देने हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन जो होगा वो सिर्फ चैप्टर के एंडिंग में दिया करूंगा, तो चैप्टर एंड करूंगा तो चैप्टर एंड टेस्ट होगा।
हाँ बिल्कुल, आप क्लास के टाइम पे नोट्स कर दिया कीजिए, हमारे पास इनफ टाइम होता है क्लास में नोट्स करने के लिए। और नोट्स करके आप मुझे उसका होमवर्क बिल्कुल भेजिए, ताकि मैं चेक करता हूँ कि आपने नोट्स किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ना रहो कि हाँ क्लास के बाद फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस समय नोट करूँगा। क्लास के टाइम पे अगर आप नोट करते हो ना, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी समय आप क्लियर भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। सभी हम लोग यूटोपियन पे जा रहे थे, काफी आंसर्स आ गया, बिकॉज हिज विजन इज सो आइडियल। ठीक, बिल्कुल सही है आपका आंसर, सो आइडियल विच विल नॉट एग्जिस्ट इन फ्यूचर, जो कभी आएगा ही नहीं फ्यूचर में, इसलिए इस विजन को हमने यूटोपियन विजन कहा था। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस पार्ट से क्या बनता है कि यहाँ पे जो है इस फिगर में दिखाए गए थे बहुत सारे हेवंस से जो होंगे डाइटीज हैं वो प्रेजेंट थे। डाइटी जैसे कि उसमें देखा जीसस क्राइस्ट थे, वहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ सेंट्स अवेलेबल थे, वहाँ पे फेरीज अवेलेबल थे। ये सेंट्स फेरीज एंड डाइटीज किस चीज को सिंबलाइज करते थे, उनका प्रेजेंस किस चीज को सिंबलाइज करता था, किस सोशल एक्टिविटीज को सिंबलाइज करता है उनका प्रेजेंस? फ्रैटर्निटी, वेरी गुड, फ्रैटर्निटी को सिंबलाइज करता था। प्लेबिसाइट नहीं, प्लेबिसाइट को नहीं सिंबलाइज करता, उनके फ्रैटर्निटी को सिंबलाइज करता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक ना। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था, सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, एब्सोल्यूट। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूटिस्ट? यू कैन राइट डाउन द फुल डिफिनेशन, आप पूरा का पूरा डिफिनेशन लिख सकते हो, जो भी आपको याद है। क्लास बिगिन करने के पहले हमें रिकॉल करना काफी जरूरी होता है। बताइए, एब्सोल्यूटिस्ट का डिफिनीशन अभी तक किसी ने नहीं दिया। ऑलमोस्ट एज अ डिक्टेटर और मोनार्की, आकाश के एज पर आकाश, ऑलमोस्ट एज डिक्टेटर और मोनार्की। ठीक है, इस बुक में टिपिकली जो होगा मोनार्की को दिखाया गया है। एब्सोल्यूट एक ऐसा गवर्नमेंट जिसके पास कोई वेरिएशन ऑफ पावर नहीं होता है। ठीक है, नो रिस्ट्रेंट, अब आना शुरू हुआ लिटरली गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ रूल द पावर लाइक मोनार्की, मोकरी सुमित, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, टाइपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक ना। उसके बाद यूटोपियन विजन को हमने डिस्कस कर दिया। प्लेबिसाइट, अगर कंट्री के अंदर आपको ये कहा जाए कि आपको यस या नो में आंसर करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लेबिसाइट। कर चुके थे। अब तक चैप्टर में क्या पढ़ा गया, किसी कोई डाउट था? है? अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हमने दो डिफिनेशन भी शायद किए थे, एक मॉडर्न स्टेट का और एक नेशन स्टेट का, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूलर को मतलब हो अपने कंट्री, अपने टेरिटरी से। ठीक, तो वो मॉडर्न स्टेट की नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट, पिंकी ने कहा मॉडर्न। ठीक, ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं मॉडर्न। मॉडर्न, चलिए, ओके ओके। देखो एक बार फिर से क्लास 9 को हम रिकॉल कराने जा रहे हैं आप लोग को, हल्का फुल्का बात आपको बताने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। रिकॉल करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्या था। तो 1789 में यहाँ पे एक रूलर रूल करता था, उस रूलर का नाम था लुई 16, लुई 16, और वो बर्मन डायनेस्टी से आता था। ठीक, आपको याद भी रखना होगा कि वो किस डायनेस्टी था, तो बर्मन डायनेस्टी से। लुई 16 के टाइम पे
1789 में क्या होता है, ठीक, उस टाइम पे लोग जो होंगे वो बास्तिल पे आक्रमण करते हैं और बास्तिल जो फोर्ट था, एक फोर्ट था बास्तिल, उसको टोटली डिमोलिश करते हैं, उससे पूरे उसके फ्रैगमेंट को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद फिर जो होता है कि उसको एज अ मेमोरेबल थिंग उसको उसके स्टोन्स को उसके फ्रैगमेंट को अपने पास भी रखते हैं, बाजार में उसको बेचा भी जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि जैकोबिन क्लब आता है। हम लोग की स्टोरी में जैकोबिन क्लब से मतलब है, जैकोबिन क्लब आता है और जैकोबिन क्लब जो होगा वो एक अलग तरह का रूल लगाना शुरू करता है। रॉब्सपियर उस समय किंग होते हैं, किंग नहीं होते हैं, वो एक तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्टरी बनती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं फ्रांस में। और फिर एटलस क्या होता है कि एटलस आता है नेपोलियन, ठीक ना। तो ये कुछ ब्रीफ था जो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9। हम लोग समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखा जाए तो फ्रांस जो है, फ्रांस में सबसे पहला क्लियर एक्सपेंशन जो होगा, क्लियर एक्सप्रेशन यानी कि लड़ने का, नेशनलिज्म की भावना बढ़ाने का सबसे पहला जो रिवॉल्ट होता है वो होता है 1789 में, और उस रिवॉल्ट को हम लोग जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से, ठीक है। और इस टाइम पे फ्रांस जो था, फ्रांस एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था 1789 में, और यहाँ पे एक मोनार्क रूल करता था। मोनार्क का नाम, Who was the monarch before 1789? जल्दी बताएं मुझे। लुइस 16, ओके, ठीक ना। अब होता है क्या कि यहाँ पे होता है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ठीक। 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद, 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है, और एज अ रिजल्ट सोवरेंटी यानी कि स्वयं प्रभुता, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, एबिलिटी टू रूल बाय योरसेल्फ, खुद से रूल करने की एबिलिटी, ठीक ना। तो ये ट्रांसफर हो जाती है, और ये ट्रांसफर होकर कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो मोनार्की से ये ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पे, तो फ्रेंच रीजन के पास। यानी कि अब लुइस 16 के पास कोई पावर नहीं रहा था, वो पावर जो था वो ट्रांसफर हो गया था, और किसको मिला था, तो मिला था फ्रेंच रीजन को, ठीक ना। 1789 के रिवोल्ट के बाद पूरा का पूरा जो पावर है, पावर चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद किसको मिला, तो फ्रेंच पीपल को। और उस रिवोल्यूशन में ये प्रोक्लेम किया गया कि कंट्री का अगर फ्यूचर कोई डिसाइड कर सकता है तो वो डिसाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ वहां का पॉपुलेशन हो सकता है, वहां के पीपल हो सकते हैं, ठीक ना। बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its density। यानी कि किसी भी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ उसकी जनता ही हो सकती है जो कि उस कंट्री को कंस्टिट्यूट करेगी, उस नेशन को बनाएगी, और उसके भाग्य, उसकी डेस्टिनी उसको निर्धारित करेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। ये जो लिखा हुआ लाइन, द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए अभी। फिर से बताते हैं, देखिए हुआ क्या। अभी तो हमने स्टेटमेंट पढ़ दिया, उससे तुमको हो सकता है कंफ्यूजन हुआ। देखो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने राजा को हटा दिया, ठीक, बास्टिल को ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर वहां पे बहुत सारे ट्रबुलेंस आना शुरू होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। किंग हटते हैं, मोनार्क हटते हैं, और मोनार्क हटने जो पावर है, पावर दे दिया गया वहां से सिटीजन्स को। याद होगा आप लोग को, बना था एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, दो तरह के सिटीजन थे। एक हमने एक्टिव सिटीजन बोला था, एक हमने पैसिव सिटीजन बोला था, ठीक ना। वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमारे कंट्री को रूल कौन करेगा, और रूल करने के लिए बना दिया गया रूलर, जो रूल करना शुरू किया, बने इलेक्टेड रूलर था, उसका नाम था रॉब्सपियर, जैकोबिन क्लब का वो मेंबर था, ठीक। 1789 के रिवोल्ट के बाद किंग हटे और रॉब्सपियर रूलर बन गया। अब यहाँ पे जब ये रूलर बना जैकोबिन क्लब का हेड रॉब्सपियर है, तो उसने लोगों को बताया, लोगों की मेंटलिटी बनाई, लोगों की मेंटलिटी को चेंज की, और उसने कहा कि कंट्री में क्या होगा क्या नहीं होगा, कंट्री की डेस्टिनी कहाँ जाएगी, कंट्री की डेस्टिनी कहाँ जाएगी, उसका भाग्य कौन निर्धारित करेगा, कंट्री में कंट्री को कंस्टिट्यूट कौन करेगा, उसे बनाएगा कौन, ये बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो वहां के पॉपुलेशन है, ठीक है। सिर्फ कंट्री के पॉपुलेशन ही कंट्री के डेस्टिनी को
निर्धारित करेंगे, डिसाइड करेंगे, और कोई पर्सन, कोई एक आदमी, कोई एक रूलर नहीं बता सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है, एक कंट्री का ग्रोथ जो होगा, उस कंट्री का ग्रोथ जो होगा वो वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के सिटीजन के हाथों में आ जाएगी। कंट्री का सिटीजन जो होगा वही डिसाइड कर सकता है कि क्या कंट्री डेवलप करेगी कि नहीं करेगी, ठीक ना। और ये चीजें, ये थिंकिंग कहाँ से आई? दिस थिंकिंग बिगन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ऑलराइट निहारिका। निहारिका आप हैंड रेज कीजिए अगर आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक, तो आगे देखते हैं फीचर्स क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। देखिए समझना है, ये सभी के सभी पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिया है। इसमें से कई एग्जाम में आता है कि राइट डाउन 4 और 5 सेलेक्ट फीचर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक ना। तो सभी पॉइंट जो भी आपके सामने आने वाले हैं उसको आपको नोट डाउन करके जाना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फीचर्स क्या क्या थे, ठीक। सबसे पहला फीचर था इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने के साथ ही क्या होता है कि नेशनलिज्म की भावना, जो हमने डिस्कस किया कल की क्लास में, बहुत अच्छे से हम डिस्कस किए थे, जो राष्ट्रीयता की भावना है वो क्रिएट होना शुरू थी, ठीक। अब है क्या, थोड़ा बैक में जाते हैं तो 1789 के पहले यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, आपको पता है, ठीक। अब यहाँ पे हमने ये भी चीज पढ़ लिया है कि रिवॉल्यूशन जो होगा वो ट्रांसफर करता है, द रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द सिटीजंस। मिसिंग है, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। द रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द सिटीजंस। द रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है पावर टू रूल। The revolution transferred the sovereignty from the monarch to the citizens, to the French citizens. लिख चुके हैं आप लोग थर्ड पॉइंट, द रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजंस। मूविंग अहेड, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कंट्री में ना नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करनी है, राष्ट्रीयता की भावना लानी है। कंट्री को सभी लोग जो होगा ये समझे कि ये यहाँ पे रहने वाले जो होंगे वो सभी मेरे भाई बहन है, फ्रेटर्निटी का जो होगा फीलिंग वो क्रिएट हो जाए, ठीक ना। अभी क्या होता है कि अभी किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई अपने आप को सर बुलाना चाहता है, कोई अपने आप को मैडम बुलाना चाहता है, कोई किसी को मानता है कि ये पर्सन जो होगा ये लोअर कास्ट है, लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको याद होगा कि वहाँ पे 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी का हुआ करता था, सेकंड स्टेट जो होगा नोबेलिटी का होगा, थर्ड स्टेट जो होगा वो आपके कॉमन पीपल थे, कॉमन उसको। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले अपने आप को बहुत ही बेटर शो करेंगे, ठीक। वो इक्वालिटी बिल्कुल देना नहीं चाहेंगे थर्ड स्टेट वाले को, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट को अधिक से अधिक लैंड उनके पास अवेलेबल थे, उनको अपने लैंड से मतलब था। लेकिन थर्ड स्टेट जो था, थर्ड स्टेट के पास लैंड भी नहीं था, अगर उनको खेती भी करना होगा तो उनको चर्च से यानी कि क्लर्जी से लैंड लेना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब मेरे पास अपना जमीन नहीं होगा तो हमको क्या होता है कि हमको उस लैंड के लिए कोई अफेक्शन क्रिएट होने वाला नहीं, ठीक ना। अब अगर अफेक्शन क्रिएट भी हो रहा है तो मेरा कोई पर्सनल लैंड हमको मिलेगा, मुझे उसी के साथ है। लेकिन कंट्री आप होता है ना कि हाँ हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेट, कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं सभी के सभी स्टेट्स मेरे अपने हैं, सभी मेरे अपने स्टेट्स हैं, ठीक ना। तो वो फीलिंग क्रिएट करनी है मुझे, सभी के मन में वो फीलिंग क्रिएट करनी है कि हाँ पूरा का पूरा कंट्री मेरा अपना है। तो इसे हम अपनी कंट्री में बोलते हैं कि भारत माता, हम ये बोलते हैं ना भारत माता, ठीक। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपने कंट्री के लैंड एरिया को जो होगा वो सिंबलाइज करते हैं, पर्सनिफाई करते हैं कि हाँ हमारी कंट्री के जो है कंट्री जो है वो हमारी माता है, हमारी जमीन जो होगा वो हमारी माँ है, ठीक। ये क्रिएट होना शुरू होगा, ये फीलिंग हम लोग क्रिएट करना शुरू कर दिए। यही फीलिंग वहां पे भी लाया था, वही कॉन्सेप्ट वहां पे लाया है, आइडियाज ऑफ ला पार्ट्रे। ला पार्ट्रे यानी कि फादरलैंड, ये जो जमीन है ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, हमारे फादर्स का दिया हुआ है, ठीक है। एंड ले सिटीजन यानी कि अब इस कंट्री के अंदर कोई भी सर नहीं है, कोई मैडम नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, सभी के सभी क्या है, तो सभी के सभी वहां के सिटीजन, ठीक ना। तो ये एक चीज कर दिया गया, एक तरह से इक्वालिटी लाने का ट्राई किया गया ये फीलिंग डालकर कि फादरलैंड ये आ गया, ये फीलिंग लेकर आ गया,
आइडिया ऑफ ले सिटी लेकर आ गया। और ये जो फीलिंग थी, ये फीलिंग क्या करती है, ये एम्फसाइज करती है जो आपके यूनाइटेड होता है या यूनिफिकेशन जो होगा उसको एम्फसाइज करती है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक पर्सन, जब हमने सबको सिटीजन बोल दिया, सभी को एक जैसा बना दिया, तो जो रूल जो राइट मुझे मिलेंगे, जो रूल्स मेरे ऊपर लागू होने वाले हैं, जो पनिशमेंट मुझे मिलेगी, वो पनिशमेंट सबको मिलने वाली है। ये फीलिंग कहाँ जनरेट हुई? ये फीलिंग जनरेट हुई फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ में आया सभी को? ये जो फोर्थ पॉइंट है, द आइडिया ऑफ ला पार्टरी फादरलैंड एंड ले सिटी emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम है मुझे बताएं आप, जब तक समझ में ना आए तब तक आप एकदम पूछते रहें थोड़ा थोड़ा। निहारिका, और जो भी पूछना है आप हैंड रेज कर लीजिए, हम लोग कम्युनिकेट करके बात करेंगे, ठीक है? एक बार फिर समझाते हैं आइडिया, समझो बाबू। अब अपना एग्जाम्पल आप लीजिएगा, ठीक? आप अपने आप को समझिए। वेट सुमित राज, आप अपना एग्जाम्पल समझिए। सपोज करो आप क्लासेस के अंदर रहते हो, ठीक ना? क्लासेस में एक मॉनिटर होता है। अगर टीचर क्या करे कि मॉनिटर को कुछ स्पेशल बेनिफिट देना शुरू कर दे, ठीक है? और वैसे ग्रुप ऑफ पर्सन मॉनिटर के भी साथ में कुछ को वर्कर बना दे और उन्हें कुछ जो होगा वो स्पेशल वर्क देना शुरू कर दे, स्पेशल काम देना शुरू कर दे, ठीक ना? आप उनके साथ वो स्पेशली ट्रीट करें, तो आपके और उस मॉनिटर के बीच में यूनिटी बनेगी कि बिगड़ेगी? यूनिटी आप दोनों के बीच में बढ़ रही है कि घट रही है? थोड़ा सा फ्रैक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा फ्रैक्शन बनेगा ना, ठीक? और क्या होता है कि अब क्या होता है कि कोई पर्सन आता है और बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को स्पेशल ट्रीट करेंगे, कोई भी स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा, सभी के सभी पर्सन जो होंगे इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। यानी कि जो लॉ बाकी स्टूडेंट्स पे लग रहा है वही रूल जो होंगे वो मॉनिटर पे लगेंगे, उनके ग्रुप ऑफ मेंबर्स पे लगेंगे, ठीक ना? अब जब सबके ऊपर एक टाइप का एक तरह का रूल लगना शुरू हो जाएगा, सबको एक तरह का अधिकार मिलेगी, जो तुम कर सकते हो वही काम वो भी कर सकता है, या जो दूसरा कर सकता है वही काम तुम भी कर सकते हो, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि फिर बाउंड बनेगा। आप अपनी कंट्री में ही अपने लोगों को फ्रैक्शन नहीं बांट सकते कि हाँ इसको तो स्पेशल बेनिफिट मिलता है हमारे जैसा नहीं है, या कोई दूसरा ये नहीं कहे कि हाँ इसको स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता है, इसको मैं अपने साथ जोड़ने वाला नहीं, ठीक ना? तो यही फीलिंग लाई गई कब से? तो ले सिटीजन डालकर ले सिटीजन की फीलिंग डाल दी गई कि हाँ सभी के सभी सिटीजन है, कोई स्पेशल पर्सन नहीं है हमारे कंट्री के अंदर, सब के सब एक ही पर्सन है, एक ही जैसे सबको हम ट्रीट करने वाले हैं, ठीक ना? यानी कि लोगों को अब ये लग गया कि हाँ अब सबके सब इक्वल है जी। ले सिटीजन जो होंगे वो फ्रेंच में लिखा गया है, जिसका मतलब होता है 10 रीजन्स, और लॉ पार्टरी जो लिखा गया है वो भी फ्रेंच में लिखा गया है, विच मीन्स द फादरलैंड। ओके, अब फादरलैंड क्यों कहा गया? फादरलैंड ये कहा गया कि कंट्री में जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर्स को ऐसा फील हो कि हम जो होगा हम यूनाइटेड हैं, ये जमीन जो होगी वो किसी और की नहीं है, ये जो कंट्री है किसी और का नहीं, ये हमारे पूर्वजों का है, इसमें मेरा अधिकार है। और जब आपके अंदर हम एक फीलिंग क्रिएट कर देंगे, आपको पैसिव बना देंगे, आपको पोसेसिव बना देंगे, जब आपको पोसेसिव आप बन जाओगे तो अपने कंट्री के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है? एम आई क्लियर? ओके सुमित, अपनी प्रॉब्लम बताइए मुझे। हाँ, इंडिया में मदरलैंड कहते हैं। सर मेरा वही क्वेश्चन था कि उसको फ्रेंच लैंग्वेज में है कि कोई और अदर लैंग्वेज में? ओके ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं, अगला पॉइंट क्या होता है। अब क्या है, आपने देखा होगा किसी ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये लोग फ्लैग लेकर क्यों मूव कर रहे हैं, वाई पर्सन आर मूविंग विद फ्लैग। तो देखो, हमारे कंट्री के अंदर अगर हमको इंडिया को दिखाना होगा तो क्या होता है, तिरंगा लगा देते हैं, हमारे कंट्री में भी ट्राई कलर ही चलता है ना, ठीक? अब अगर उस तिरंगा के साथ तिरंगा को आप नीचे झुका दें तो क्या होगा, हमारे अंदर कोई आक्रोश, कोई फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस द पर्सन जो कि उसके साथ कर रहा है, ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं हो रही मेरी? जहाँ पे भी तिरंगा लग गया, देखते हो ना, जहाँ पे भी लग गया हमारे कंट्री का नेशनल फ्लैग, हमारा कंट्री का अपना कंट्री हो गया वो, ठीक है, हम उसको अपनी कंट्री तक डोनेट करना शुरू कर देंगे,
अब क्या होता है कि फ्रांस में अलग अलग एरिया थे, अलग अलग एरिया में राजा अपना फ्लैग जो होगा वो लगाता था। जो फ्लैग होता था, भले फ्लैग होते थे, और वो फ्लैग जो होगा वो राजा के जो होंगे रॉयल स्टैंडर्ड को शो करेगा। ठीक, वो फ्लैग सिंबलाइज करेगा कि किंग का फ्लैग है, तो किंग के फ्लैग से सिटीजन को कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। लेकिन क्योंकि मुझे जनरेट करनी है नेशनल्स की फीलिंग, सभी के सभी सिटीजन जब वो फ्लैग आया ना तो समझ ले कि हाँ इससे मुझे मतलब है, ये मुझे डिनोट कर रहा है। ठीक, तो उस डिनोशन करने के लिए क्या हुआ कि एक नया फ्रेंच फ्लैग ला दिया गया, और वो फ्रेंच फ्लैग जो था वो ट्राई कलर का था, बहुत लोगों ने लिखा है। हाँ बिल्कुल, जस्ट लाइक नाजी फ्लैग। सभी लोग जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है, किंग भी होते हैं ना, तो अपने आप को सिंबलाइज करने के लिए फ्लैग यूज करते हैं। वैसे ही कंट्री में क्या किया, कंट्री ने फ्लैग ला दिया। ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। क्लियर है सबको ये पॉइंट? नोशन मतलब कि नोटेशन, सिंबल। ओके, मूविंग अहेड, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे जो आपको कहा गया कि किंग कोई नहीं रहेगा, किंग कोई नहीं रहेगा, थोड़ा सा और फिर से फ्रांस में जाते हैं, समझना है। तो किंग कोई नहीं रहेगा तो राजा कौन बनेगा? हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं। वोट करने के बाद जो होगा अपने एमएलए एमपी जो होगा उसको हम लोग चूज करते हैं, और वही हमारे बिहार पे रूल करते हैं। ठीक, हम खुद रूल करने जाते हैं कि बट दे रूल ऑन बिहाफ ऑफ अस, इसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक ना, तो उस कंट्री में तो सबको अधिकार नहीं दिया गया कि आप सभी वोटिंग करके चुन सकते हो कौन हमें रूल करेगा कौन रूल नहीं करेगा। ठीक, तो वहां पे कंट्री को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, एक को कहा गया एक्टिव सिटीजन और एक को कहा गया पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वैसे थे जिनके पास पैसे काफी दिखेंगे, वैसे लोग जो कि अपनी कमाई का 1/10 जो होगा वो दे सकते हैं, ठीक है, एज अ टैक्स। जिनके पास पैसे काफी दिखेंगे वही जो होगा वो एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे, जो टैक्स दे सकते हैं, टैक्स पेइंग सिटीजन जो होंगे उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। तो यहाँ पे एक एक्टिव सिटीजन बना दिया गया, और एक्टिव सिटीजन ने चुना किसको? स्टेट जनरल को। पहले स्टेट जनरल हर एक कम्युनिटी से फर्स्ट सेकंड और थर्ड से एक एक होते थे। हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स पेबल सिटीजन होंगे वो भी हाईएस्ट इनकम पेबल सिटीजन जो होंगे वही वोट दे सकते हैं, बिल्कुल वही वोट दे सकते हैं, और उन्हें कहा गया एक्टिव सिटीजन। तो ये वोट देंगे, और वोट देने के बाद जिसको चुनेंगे उसे कहा गया स्टेट जनरल। जैसे हम चुनते हैं उसको बोलते हैं एमपी एमएलए, ये जिसको चुनेंगे उसे कहा जाएगा स्टेट जनरल, ठीक ना। और जैसे हमारे यहाँ होता है पार्लियामेंट, ठीक ना, तो उस पार्लियामेंट को वहां पे रिनेम कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। यानी कि वहां का जो पार्लियामेंट था उसे कहा गया नेशनल असेंबली। क्लियर है ये? निहारी का क्वेश्चन है पैसिव रीजन कौन था? तो वैसे लोग जो कि टैक्स पे नहीं कर सकते थे, 1/10 ऑफ देयर इनकम जो होगा वो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, उसको कहा गया पैसिव रीजन। गरीब लोग सीधे तरीके से कहा जाए, जिसके पास पैसे अधिक नहीं होंगे। नहीं, चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन नहीं। एक्टिव सिटीजन में सभी के सभी मेल्स थे, पहली बात, जिनका उम्र 21 ईयर्स ऑफ एज से अधिक हो, 21 ईयर्स से अधिक हो। ठीक, फीमेल्स को कोई राइट नहीं था, ठीक ना। तो पैसिव सिटीजन में सारे के सारे फीमेल्स आ गए, वे सारे पर्सन आ गए जिनका एज 21 ईयर्स से जो होगा बिलो है, और प्लस वे पर्सन भी आ गए जो कि टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। अगर मेल भी हैं, 21 ईयर एबव भी हैं, फिर भी अगर टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं तो हाँ सर, पैसिव जो होगा वो स्टेट के लोग नहीं, क्या लिखे हैं आपने पिंकी? पैसिव स्टेट के लोग, पैसिव सिटीजन जो होंगे वो वोट नहीं कर सकते थे। स्टेट जनरल्स, जैसे हमारे यहाँ एमपी होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वैसे जो लोग चुने जाएंगे, जो हमारे लीडर्स होंगे, ठीक ना, वो जो लीडर्स होंगे उस लीडर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेट जनरल। ओके, थर्ड स्टेट नहीं पे करता था पहले, लेकिन अब हर कोई पे करेगा जिसके पास भी अमाउंट होगा, जिसके पास भी इनकम होगा। अब जिसके पास इनकम नहीं होगा वो पे नहीं करेंगे। अभी आपके पास इनकम टैक्स लगता है ना, तो जिसका जितना अधिक इनकम होगा उतना अधिक पे करेगा। तो वहां पे भी वही किया गया कि जिसके पास जितना इनकम होगा वो उतना ही पे करेगा। ठीक है, हर लोग पहले थर्ड स्टेट को पे करना कंपलसरी था, उन्हें पे करना ही करना था, लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी दी गई, आप अपनी संपत्ति अपने पास रख सकते हो, और वही लोग जो होंगे वो टैक्स पे करेंगे जिनके पास एनफ अमाउंट होगा, या जो एक गिवन क्राइटेरिया से अधिक इनकम अर्न कर रहे होंगे।
चाहे वो नोबेलिटी हो, फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, थर्ड स्टेट हो, किसी भी स्टेट से, किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, वो अब टैक्स देंगे। ठीक है, और आगे बढ़कर अब क्या होता है। अब जैसे हमारे कंट्री के अंदर होता है कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे हाइम्स बोलते हैं। हाइम्स का मतलब होता है कि बहुत सारे स्लोगन्स हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक ना। तो बहुत सारे हाइम्स कंपोज किए गए, जो कि फ्रांस सिटीजन जो होगा, मतलब कि जब वो हाइम्स बोले जाएंगे, जैसे हमारे कंट्री के अंदर आता है इनकलाब जिंदाबाद बोला जाए, तो हमारे कंट्री को फील होता है कि हाँ अपने कंट्री के लिए कुछ करना होगा, ठीक ना। तो ये हाइम को कंपोज किया गया। ओथ्स, ओथ्स मतलब होता है अब शब्द कुछ शपथ लेता है कि हाँ अपने कंट्री के लिए लड़ेंगे मरेंगे, ठीक ना। ओथ्स लिए गए। और मार्ट्रिस से मोरेटेड का मतलब होता है, कॉमरेटेड का मतलब होता है क्या हुआ कि जो मार्ट्रिस है जो मर गए हैं उनका गुणगान किया गया। गुणगान मतलब उन्हें बताया गया कि ये जो जिनकी मौत हुई है, ठीक है, ये सभी के सभी लोग जो होंगे ये अपने कंट्री के लिए मरे हैं, और ये कंट्री के लिए जो अपनी जान दिए हैं वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही डिजर्विंग पर्सन है, ठीक ना। उनका जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट वैल्यू, जैसे आज भी हमारी कंट्री में होता है कि अगर कोई पर्सन बॉर्डर पर मारा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट जो होंगे क्रिएट होते हैं। हाँ बिल्कुल, गांधी जी कह सकते हो आप, एज लाइक गांधी जी, ठीक ना। सभी नोट कर चुके हैं। ओथ मतलब होता है शपथ, भगत सिंह। सभी नोट कर चुके हैं ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, कॉपी पेन हाथ चलते रहना चाहिए धीरे धीरे, हमें जब तक गुणगान करना, पिंकी गुणगान करना बोलते हैं, मतलब बहुत प्रेज करें उसको, राइट। उसके बाद अब अगला क्या काम किया गया, तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होगा उसको डाल दिया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे हमारे कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और बीच में होगा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, वैसे डाल दिया गया कि एक सिस्टम जो होगा काम करेगा। एक कंट्री में एक जगह जो डायरेक्टरी बनी है, जो नेशनल असेंबली बना है, ये लोग क्या करेंगे, रूल्स को फॉर्मुलेट करेंगे, और यही रूल्स जो होंगे पूरे के पूरे कंट्री के अंदर चलेंगे, सभी जगह एक समान रूल्स होंगे, लागू होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे ये जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इसने यूनिफॉर्म लॉ बना दिया, लॉ क्रिएट कर दिया इसने। सॉरी, ठीक। तो यूनिफॉर्म लॉज जो होंगे वो सभी के लिए क्रिएट कर दिए गए, सभी सिटीजन के लिए, और सभी के सभी सिटीजन जो होंगे उस लॉ को फॉलो करेंगे। तो यूनिफॉर्म लॉ जो बनाया गया, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या किया गया। आगे अब समझना है इसको, ये थोड़ा सा बड़ा, ये अलग पॉइंट है, देखते हैं हम। देखो सपोज करो ये कंट्री है, ठीक ना। अब इस कंट्री में बहुत सारे पार्ट होंगे, एक पार्ट में तो कंट्री होगा नहीं, ये एक पार्ट होगा कंट्री का, ठीक है। यहाँ से ये पार्ट हो गया कंट्री का, जैसे बिहार है, यूपी है, ठीक। यहाँ से एक तीसरा पार्ट बन गया ये, यहाँ तक ही ज़्यादा लंबा चला गया है, और ये यहाँ से ऐसा हो गया, ये कई सारे पार्ट डिवाइड होंगे, ठीक ना। अब सपोज करो कोई पर्सन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कुछ बना रहा है, और वो पर्सन यहाँ से आ रहा है इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से वो आया और इस जगह पे वो अपना सामान बेचना चाहता है। ये आपका, हम इसको मान लेते हैं कि ये है ए, ये एरिया ए है, इसके बाद ये एरिया बी है, ठीक। ये एरिया सी है, here it is एरिया डी, और ये एरिया है ई। देखो, तो ए वाले को अपना सामान अगर बेचना होगा सी में, तो उसको किस पार्ट से होकर जाना होगा, आप बताइए। ए वाले को अगर अपना सामान सेल करना होगा सी में, तो उसे किस पार्ट से मूव करके जाना होगा, बी से कवर करना होगा। ए वाले को अगर ई में जाना होगा तो क्या बी में जाने की जरूरत है,
ए को अगर ई में जाना होगा तो क्या बी में जाने की जरूरत है? नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो ये बाउंड्री है, ये जो पार्ट है ये बाउंड्री है। ठीक, इस बाउंड्री पर अगर आप जाते हो, अरे कंट्री के अंदर बात कर रहे हैं हम, कंट्री के अंदर, कंट्री के अंदर, कंट्री के अंदर सी आएगा निहारिका। ठीक है, तो ए से अगर आपको जाना है डी पे, सी पे, बी पे, कहीं पे भी जाओ, तो जहां जहां बॉर्डर है ना, वहां वहां पे उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अब टैक्स अगर आप दे रहे हो तो मान के चलो कोई डी पे जा रहा है और वो ए से ई पहुंच गया, फिर ई से गया सी पे, और सी से गया कहां पे, तो डी पे, तो उसे 3 बार टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि ए से ई तक एक बार वो टैक्स पे करेगा, फिर ई से सी पे जाएगा तब वो टैक्स पे करेगा, फिर सी से डी जाएगा तब वहां पे टैक्स पे करेगा। सपोज करते हैं हर एक जगह उसका 5 रुपीज का टैक्स लग रहा है पर प्लेस पे। तो ए से अगर उसने शुरू किया 100 रुपीज का कोई सामान लेकर सेल करना, तो ई में एंटर कर दिया तो उस सामान का प्राइस हो गया 105 रुपीज। ठीक है, आगे ई से वो सी में एंटर किया, तो फिर ई और सी के बॉर्डर पे उससे 5 रुपीज और ले गए, अब प्राइस हो गया 110 रुपीज। और सी से डी पे गया, ठीक है, तो सी से डी पे गया तो फिर उसका प्राइस जो था वो इंक्रीज कर गया, फिर 5 रुपीज बढ़ गया। अब उसका सामान जो कि पहले गुड का उसका 100 रुपीज का था, अब हो गया 115 रुपीज का, प्राइस हाइक कर गया। ठीक है, तो उसको वो गुड्स बेचने में आराम होगा, आसानी होगा, कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सके उसके उसके सामान के साथ। टैक्स उसका लग गया अधिक, 3 टैक्स लग गए उसके ऊपर। समझ रही आप? समझ सर ना सभी? टंग फंसना शुरू हो गया। सभी को समझ में आ रहा है क्या मैं समझा रहा हूँ आप लोग को? ठीक ना? अब देखो होगा क्या कि वही सामान जो होगा, हाँ बिल्कुल हमारे पेट्रोल का होता है ऐसे, वही सामान ई में कुछ अलग रेट में मिलेगा, सी में कुछ अलग रेट में मिलेगा, डी में कुछ अलग रेट में मिलेगा। ठीक ना? सामान का वैल्यू हर जगह अलग अलग नहीं रहेगा। ठीक, और अलग अलग नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अपने यहाँ पे अपने पार्ट में हो सकता है कि उस सामान को खरीदने से उसको हम बिल्कुल ही नहीं चाहें इंपोर्ट करना। ठीक, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ए में हम मीटर, ए में हम मेजर कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ए में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो क्या समझ सकते हैं, जैसे कि ए में मेजरमेंट ये है, ये आपको दिख रहा है कॉपी, ठीक ना? ए में हम लोग बोल रहे हैं कि इस लेंथ को हम 1 मीटर मानेंगे, ठीक ना? और वहीं पे जो हम बी जा रहे हैं बी में, तो बी में क्या हो रहा है कि हम इसको ले लिए, एक दूसरा, देखो इसके साइज में कुछ डिफरेंस है, ठीक ना? हम इसको मान लिए कि हाँ ये जो होगा ये मेरा 1 मीटर कहलाएगा। ठीक, तो आप ए से लेकर चले 1 मीटर सेल करने के लिए, बी में पहुंचे तो आप लेकर तो चले 1 मीटर, लेकिन हो सकता है कि वहां पे वो अधिक हो जाए या कम हो जाए। ठीक ना? क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट नहीं थे, जहां पे जिसको मन किया वो अपना वेट जो होगा वो लागू कर लिया। ठीक, तो ये प्रॉब्लम थी फ्रांस के अंदर, वहां पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट नहीं था। ठीक, वहां पे इंटरनल कस्टम कुछ लगते थे, वहां पे सभी जगह एक करेंसी, फ्रांस ही है, एक ही कंट्री है, लेकिन हर एक पार्ट में अलग अलग करेंसी चलेंगी, अलग अलग पैसा चलेगा। ठीक ना? तो इस चीज को उसने खत्म कर दिया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दिए गए, यानी कि स्टेट से स्टेट अगर आपका मूवमेंट होगा तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना है, एक सेंट्रलाइज टैक्स दे दीजिए, एक टैक्स दे दीजिए जो कि पूरा कंट्री में आप कहीं पे भी किसी भी चीज का प्रमोशन करो, जो आज के टाइम में जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, तो आप सेंट्रलाइज टैक्स होगा उसको प्रोवाइड कर दो। ठीक ना? और बाकी पैसे देने की कोई भी जरूरत किसी को नहीं है। ठीक, इसके साथ साथ क्या किया गया कि हर जगह यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर लगा दिया गया, यानी कि जो वेट एंड मेजर हमारी कंट्री के अंदर हैं, ठीक, वो सभी जगह एक ही जैसे लगेंगे। यानी कि फ्रांस के अगर पार्ट ए में कोई सिस्टम लगा हुआ है, वही सिस्टम जो होगा पार्ट बी में भी लगेगा, वही सिस्टम जो होगा पार्ट सी में भी लगेगा। मैं समझ नहीं पाया निहारिका तुम्हारे क्वेश्चन को। ठीक, समझ गए आप ये पॉइंट आप लोग? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? नेपाल में भी तो नहीं इंडिया के लोगों के लिए टैक्स, आपकी पॉइंट हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप हैंड रेस कीजिए, मुझसे टॉक कीजिए और फिर आप अपने जो भी डाउट हो तो भेज दीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रीजनल डायलेक्ट्स। अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे, अलग अलग वर्ड्स बोलेंगे, अलग तरह से बातें करेंगे, ठीक ना। इसको डिस्करेज किया गया, यानी कि अब कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट में अलग अलग भाषाएं नहीं बोली जाएंगी। ठीक, अब वहाँ की भाषा को फिक्स कर दिया गया कि सभी लोग जो होंगे वो कौन सी भाषा बोलेंगे, तो फ्रांस की अपनी नेशनल लैंग्वेज होंगे बोलेंगे, वो होगा फ्रेंच। ठीक है, पहले फ्रेंच सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोला जाता था, वहाँ पे वहाँ के कैपिटल बोला जाता था, लेकिन अब इसको बोल दिया कि नहीं, ये फ्रेंच भाषा जो होगा वो सभी कोई बोल सकते हैं। पहले जो आपके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे, ये इस चीज के इस बात का अपोज क्या करते थे, ठीक ना, इस बात का ये अपोज करते थे कि हमारे कंट्री में इंडिया तो नहीं है, पहले समझाएंगे फिर आपकी बात कहते हैं। ये अपोज करते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले कि फ्रेंच लैंग्वेज सिर्फ हम ही बोलेंगे, बाकी लोग कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोलेगा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज होगा वो हाई स्टैंडर्ड का लैंग्वेज है। ठीक, जैसे हमारे कंट्री में होता है, कभी कोई लोग बोलते हैं इंग्लिश हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज, से पहले की मानसिकता थी, अभी की नहीं है, ठीक ना। लेकिन अब क्या क्या दिया गया कि अब सबको कहा गया कि कोई भी अपना रीजनल डायलेक्ट नहीं बोलेगा, और मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम लोग जो होगा वो फ्रेंच भाषा जो होगा उसको बोलने का ट्राई करेंगे। ठीक है, निहारिका, इंडिया में भी ये ट्राई किया गया था कि हमारे कंट्री में मैक्सिमम लोग जो होंगे वो हिंदी भाषा बोले, हमारे लैंग्वेज को बोले, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिन्होंने इसका अपोज किया, तो फिर उन्हें सुविधा दी गई है कि आप अपनी अपनी भाषा जो होगा वो बोल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी लगभग कंट्री का हर एक पार्ट जो होगा वो हिंदी समझता है, कंट्री का लगभग पार्ट हिंदी समझता है, ठीक ना। पॉइंट क्लियर है? आगे ये सारे पॉइंट तो हो गए नॉर्मल सा। ये सभी पॉइंट आपको क्लियर है? ये सब कुछ तो हुआ। इसके साथ साथ अब जो यहाँ पे जैकोबियन क्लब थे, ये बोले कि हम अपनी कंट्री के अंदर इतना चीज कर चुके हैं, अपनी कंट्री को सुधार रहे हैं, सुधारेंगे बिगाड़ रहे हैं, सुधार ही रहे, जाहिर सी बात है, अपनी कंट्री को चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो वो इस प्रॉमिस के साथ कि जो हमने सुधार, जो हमने चेंजेस अपनी कंट्री के अंदर किया है, वही चेंजेस हम बाकी कंट्रीज में भी करना चाहते हैं, वही चीजें हम बाकी कंट्री में भी करेंगे। और इसके लिए क्या होंगे कि वो उनकी जो आर्मीज होगी वो आर्मीज अलग अलग एरिया में घुसना शुरू कर देंगे। ठीक, कहाँ कहाँ इंटर कर गई, तो हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, और काफी अधिक पार्ट जो था वो इटली का। तो 1790s में बहुत सारे जो होंगे फ्रांस के आर्मी जो होंगे वो फ्रांस के आर्मी इंटर कर गए हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में, इस प्रॉमिस के साथ कि जो चेंजेस, जो डेमोक्रेसी हम फ्रांस के अंदर लेकर आए हैं, वही डेमोक्रेसी, वही चेंजेस जो होगा हम अपनी कंट्री के अंदर भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉमिस के साथ वो सभी को एंटर करना शुरू कर दिया। ठीक, अब जिसको भी जो प्रॉब्लम होगा अभी तक इस पॉइंट से, वो मुझसे डिस्कस करो। अगर आप सब कुछ समझ चुके हो तो एक बार मुझे बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहीं पे हैंड रेज कर लीजिए। ये चैप्टर थोड़ा बहुत लोगों के मानने से कॉम्प्लिकेट होता है, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन करके पढ़ना है, पार्ट बाई पार्ट समझना है कहानियाँ क्या हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फ्रांस की कहानी नहीं है, इसमें फ्रांस के बाद हम लोग जर्मनी पढ़ेंगे, इटली पढ़ेंगे, ब्रिटेन पढ़ेंगे, और एट लास्ट बाल्कन्स पढ़ेंगे। ठीक, तो सबको समझना है। उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ चुके हैं। एक एक पॉइंट अब आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दो चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं, आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट नहीं। ओके, देखो एक फिगर दिखा रहे हैं, इस फिगर से आपको एग्जामिनेशन में कोई मतलब नहीं, लेकिन समझना है। ये देखो, ये दो डायग्राम बनाए गए, ठीक ना, दो डायग्राम बने हैं। एक डायग्राम जो होगा, फर्स्ट डायग्राम जो होगा वो बास्तील को दिखाता है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बास्तील का है, ठीक ना, बास्तील को तोड़ा गया, उसको डायग्राम वो इमेज जो होगा बनाया गया है। वैसा ही एक एल्मेनिक डिजाइन किया जाता है, एक जर्नलिस्ट होता है एंड्रियास डेबन, ये 1789 में जर्मनी में एक नया एल्मेनिक जो होगा वो नया एल्मेनिक बनाता है। एल्मेनिक का मतलब होता है कैलेंडर, ठीक ना, नया कैलेंडर बनता है, उसका कवर फोटो है ये। ठीक, वो क्या दिखाते हैं
कि जिस तरीके से बास्तील, यहाँ पे देखो बास्तील को तोड़ा गया है ना, फ्रांस में बास्तील को तोड़ा है, वैसे ही क्या होगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल बनाना नहीं, इस फिगर को समझना है, ठीक है, ठीक। तो जिस तरीके से बास्तील को तोड़ा गया कहाँ पे, फ्रांस में, वैसे ही जो जर्मनी है, ठीक ना, तो जर्मनी का जो कैसल प्रोविंस है वहां पे भी डिस्पोटिक रूल को इसका ये फिगर जो होगा दिखा रहा है, ठीक ना। ये एक उसी तरीके का फोर्ट है जो कि जैसा बास्तील है फ्रांस में, वैसा ही इमेजिनरी इमेज को ये बता रहा है कि जिस तरीके से बास्तील था फोर्ट, वहां पे राजा का डिस्पोटिक पावर का शो करता था, वैसे ये फिगर। तो यहाँ पे इसका मानना ये था कि इस फोर्ट को भी सीज करना चाहिए, इस फोर्ट को भी अगर हम सीज कर लेंगे, इस फोर्ट को भी अगर हम जीत लेंगे, तो बिल्कुल वही घटनाएं घटेंगी जो कि फ्रांस में हुई थी। और आप समझ सकते हो कि फ्रांस में जो घटनाएं घटी हैं, जो भी इंसिडेंट हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है हुआ है, उस रेवोल्यूशन का इफेक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड में पड़ने वाला है, जैसे यहाँ पे देखने को मिला, ठीक ना। ये जो रेबमैन है, जो कि जर्नलिस्ट हैं, ये मेंज नाम का एक सिटी है, मेंज में रहा करते थे, और जैकोबिन क्लब जो बना था फ्रांस में, उसके कई सारे कंस्ट्रेंट यूनिट जो होंगे बने थे अलग अलग कंट्री में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि बीजेपी पार्टी बनी है, तो बीजेपी पार्टी बनी अगर कंट्री में, तो उसका जो होगा स्टेट लेवल पे भी, उसके अलग लेवल पे भी बहुत सारी पार्टियां बनेंगी, ठीक, सब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ठीक। ये ओवरसीज नहीं होते हैं कि दूसरे कंट्री में बीजेपी पार्टी नहीं बनेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जैसे जैकोबिन क्लब बना था फ्रांस के अंदर, फिर जैकोबिन क्लब, वैसा ही जैकोबिन क्लब बना था जर्मनी में, और उस जर्मनी के जैकोबिन क्लब के ये मेंबर थे रेबमैन, ठीक। ये फिगर बस आपको देखना है और जानना है कि हाँ फ्रांस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है बाकी कंट्रीज पे, ये आपको याद नहीं रखना है। याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको उतना अधिक फोकस नहीं करना। ऑलराइट, ऑलमोस्ट इमेज जो हम लिए हैं वो सब आपके बुक से ही लिए हैं, क्योंकि हमें टोटली एनसीईआरटी सिलेबस होगा उसको कवर करना होता है, और एनसीईआरटी कोई छोटा नहीं है। नहीं, एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में इस फिगर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट पे इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में। समझ चुके फिगर को। आगे आने वाला है नेपोलियन। फ्रांस में कौन आया था, नेपोलियन आया था, हिटलर आया था? फ्रांस में कौन आया था, नेपोलियन के हिटलर? कोई रिप्लाई करे मुझे। हाँ बिल्कुल, कुछ का कहना है नेपोलियन, कुछ का कहना है हिटलर भी। नहीं, हिटलर कोई नहीं मानता है, सब नेपोलियन मानते हैं। हिटलर कहाँ से था? दोनों के दोनों डिक्टेटर हैं। हिटलर कहाँ से था? जर्मनी में हिटलर था। बहुत अच्छा, ठीक है, किसने कहा जर्मनी में था हिटलर, बिल्कुल। अब आ रहे हैं नेपोलियन का काल। नेपोलियन, थोड़ा सा इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं, नेपोलियन कौन था। देखो रॉबस्पियर है, डेस्पोटिज्म, बार बार डेस्पोटिक रूलर, क्रूर तानाशाह, तो तानाशाह एक तरीके से क्रूरता, अनकंट्रोल्ड पावर जो यूज करे उसको डेस्पोटिज्म, उसको डेस्पोटिक बोलते हैं, वही डेस्पोटिज्म है। जर्मनी में हिटलर था। हाँ, क्लास 9 में आपने हिटलर के बारे में पढ़ा है, क्लास 9 में आपने नेपोलियन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूँ। नेपोलियन एक मिलिट्री पे वर्क करने वाला पर्सन था, ठीक, और ये धीरे धीरे अपने आप को प्रमोट किया था। प्रमोट करने के बाद वो मिलिट्री हेड बना था, और मिलिट्री हेड बनने के बाद क्या होता है कि अपने आप को फर्स्ट कंसुलेटिंग यूरोप में घोषित करता है, वहाँ का एम्परर अपने आप को बनाता है, ठीक है। एम्परर बनाने के बाद इसने कंट्री में लोगों को कहा कि हम आपको आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, हम आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाले हैं। और फ्रांस के लोगों को इसने बहुत सारे बेनिफिट दी, भले ही डिक्टेटर था लेकिन फ्रांस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें लेकर आया, जो चेंजेस बहुत ही कारगर साबित हुए नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने में। और ये बाकी लोगों से प्रॉमिस करना शुरू किया, बाकी कंट्री से भी, कि तुम्हारे कंट्री में भी हम जो अपने कंट्री के अंदर दिए हैं, मतलब जो बेटर परफॉर्मेंस दिए हैं अपने कंट्री के अंदर, वही परफॉर्मेंस हम तुम्हारे कंट्री के अंदर भी देंगे, ठीक ना। वही परफॉर्मेंस हम तुम्हारी कंट्री के अंदर भी देंगे, यानी कि तुम भी वहाँ पे बिल्कुल
हमारी कंट्री से हो जाओगे तो कोई बहुत सारे राइट देने वाले हैं, और ये कहकर वो लोगों को अपने टीम में लेता और फिर उनके कंट्री में इंटर करता और वहाँ के राजा को हराता। नेपोलियन ने कहा सभी लोग स्टार्टिंग में लोगों ने कहा कि हाँ बड़ा अच्छा आदमी है, नेपोलियन बहुत अच्छा होगा, ये हमारे कंट्री के अंदर आएगा तो हमारे कंट्री के बाहर खिल जाएंगे। सभी प्रमोट करते थे, सभी को लगता था कि ये हार्बिंगर है, मतलब मसीहा है नेपोलियन। लेकिन जब नेपोलियन दूसरे कंट्री में जाता, उसको जीतता, उसके बाद वो करता उनको फोर्स रिक्रूटमेंट दीजिए, चलिए मेरे साथ आप सेना में शामिल हो जाइए, और फिर चलते हैं अगले कंट्री पर अटैक करने, ठीक ना। तो नेपोलियन जो होगा वो मॉडर्न स्टेट बनाने वाला पर्सन, अगले कंट्री पर अटैक करेंगे, वहाँ पे वो जो होगा फेमस के साथ सही से बिहेव नहीं करेगा, वो टैक्सेज होंगे टैक्सेज बढ़ा देगा, और जो भी लोग इनकेपेबल होंगे उनको वो बहुत ही पनिश करेगा। तो स्टार्टिंग में जो लोग मानते थे कि नेपोलियन हमारे कंट्री के अंदर आएगा तो काफ़ी कुछ करेगा, काफ़ी बेनिफिट होगा, धीरे धीरे वो लोग जो होंगे इस चीज़ को समझ गए कि नेपोलियन कुछ करने वाला नहीं, ठीक। लेकिन नेपोलियन अपने टाइम पे उसने काफ़ी कुछ किया, नेपोलियन ने काफ़ी कुछ किया, ठीक है। क्या क्या किया तो सबसे पहले देखते हैं कि उसने रूल किया फ्रांस को 1799 से 1815 तक, ठीक है। 1799 से 1815 तक उसने फ्रांस को रूल किया, ठीक। इसके बाद ये क्या होता है कि ये एब्सोल्यूट पावर जो होगा वो 1799 में बना दिया अपने आप को, यानी कि यहाँ पे सबसे मुख्य हम है एब्सोल्यूट पावर में, टोटल पावर किसके पास आ गया, तो नेपोलियन के पास, पहले था लुई 16 के पास, उसके बाद रॉबस्पियर, ठीक है, फिर आई थी डायरेक्टली, बीच में डायरेक्टली गवर्नमेंट डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि फ्रांस को पढ़ना था, कोई मतलब नहीं, अब आ गया कौन, नेपोलियन, ठीक। 1799 से वहाँ का फर्स्ट कंसुल यानी कि मुख्य पर्सन वो बन गया, जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना फर्स्ट पर्सन, वो बन गया। क्लियर हुई बात, शायद आपने नोट नहीं किया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया, सभी नोट कर लिया, ठीक, ओके, मूविंग अहेड। याद रखना ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से, ये दो पॉइंट नहीं जो हम पढ़ने वाले हैं, एक सिविल कोड और उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो नेपोलियन 1804 में कुछ रूल्स लेकर आता है, ठीक ना, डील करेंगे हम लोग रूल्स को कल, आप एक बार समझ लीजिएगा हल्का फुल्का, फिर हम लोग कल यहीं से बिगड़ करेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास मुझे नहीं करना है ताकि आप सभी को समझ में आता रहे, जब आपको लगेगा कि हाँ और पढ़ा सके तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए ये क्या किया कि अपने टाइम पे जब ये रूल करना शुरू किया तो उसमें कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक ना, रिफॉर्म्स लेकर आए जो पहले मोनार्की के टाइम पे नहीं थे, ठीक। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, बहुत सारे चेंजेस हुए थे लेकिन वो मोनार्की के टाइम पे नहीं हुए थे, वो कौन किया था, तो जो जैकोबिन क्लब के लोग आए थे जो स्टेट जनरल बने थे उन्होंने किया, ठीक ना। लेकिन ये पर्सन कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं चलने दिया क्योंकि इसने अपने आप को फर्स्ट कंसुल घोषित कर लिया, ठीक ना। तो ये पर्सन जो होगा ये किसी तरीके से किसी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से उसने डेमोक्रेसी को तो पूरा बर्बाद कर ही दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कंट्री को कैसे रूल करना है उसमें इसने बहुत सारे चीजें लेकर और बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को लेकर आता है, ताकि जो होगा जो भी वर्किंग है ये वर्किंग मोर रेशनल एंड एफिशिएंट यानी कि और सही तरीके से काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो नेपोलियन काफी कुछ चेंजेस लाता है ताकि वर्किंग जो होगा कंट्री की सही हो जाए, ठीक। डेमोक्रेसी को इसने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, डेमोक्रेसी नाम का कुछ बचा ही नहीं इस कंट्री के अंदर, ठीक ना। लेकिन फिर भी वो अपने प्रिंसिपल के थ्रू उसने क्या किया तो वो ट्राई कर रहा है कि कंट्री में जो वर्किंग होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो काफी बेटर हो जाए, ऑलराइट, ठीक। अब उसने किया क्या क्या, पहला काम उसने क्या किया, सिर्फ समझिएगा, अभी नोट डाउन नहीं करना है, नोट अब कल कीजिएगा इसको। उसने प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ उसको गायब कर दिया, किसी को हम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्रिविलेज कोई नहीं देंगे, ठीक। सभी को एक जैसा रूल जो होगा फॉलो करना होगा और सबको दे दिया कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी उनसे छीनी नहीं जाएगी, सबके पास है अपनी राइट टू प्रॉपर्टी, वो उसने प्रोवाइड किया, ठीक ना। उसके बाद दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, जहां जहां फ्रांस का रूल था या नेपोलियन ने जीता
उन सभी जगह पे ये सारे के सारे रूल्स उसने ट्रांसफर कर दिए, जैसे स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, सभी जगह उसने कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो सिंप्लीफाई करता है, फ्यूडल सिस्टम को वो रिमूव करता है, पीजेंट जो होंगे उनको सर्वडम एंड मनीयर ड्यू से हटाता है, गिल्ड्स जो थे, गिल्ड इंस्टीट्यूशन लगे हुए थे टाउन्स में, उनको रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को और बेटर बनाता है, और नए नए कार्य जो होगा, नए नए लोग जो होगा उसको वो नए नए वर्क जो होगा उसको इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, सभी पॉइंट्स को हम लोग कल डील करेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा ये सभी पॉइंट को हम लोग कल डील करेंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको अभी लगता है कि हाँ अभी कैपेसिटी है और अधिक पढ़ने की, तो आप मुझे बताएं, मैं थोड़ा और डील करना चाहूँगा। और अगर लगता है कि नहीं आज के लिए इनफ है, तो वही मुझे बताएं। आज क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं, बाउंस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को हम समझते हैं, बाउंस हो जाएगा, इसलिए एक एक पॉइंट मैं खुद डील कर रहा हूँ कि हाँ इतना ही आप पढ़ेगा। ठीक है, तो एसएसटी है, एसएसटी है, एसएसटी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, जितना पढ़े उतना आप समझ ले। इतने पॉइंट में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको आप एकदम डीपली पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसी टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे। ऑलराइट, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अब अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है मुझसे, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लीव कर सकते हैं क्लास को। बाय सर। अभी नोट नहीं करना है आपको, क्या जरूरत है पीडीएफ की? पीडीएफ का नीड है क्या? सर एक्चुअली आज लेट ज्वाइन हुई इसलिए प्लीज। ओके ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ, मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। सर मेरा फोन के इशू की वजह से सर हम होमवर्क सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो सर आपके पर्सनल नंबर पे सर हम नोट सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ आप उसको बनाइए। अगर नेट में प्रॉब्लम होगी वैसे तो गूगल फॉर्म के थ्रू आपको सेंड करना है, अपलोड करना है। सर दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा है सर, तो अभी। ठीक है, तो आप अपना नाम मेंशन कर लेंगे, और यस सर। नाम मेंशन करने के बाद आप अपने नोट जो होंगे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सर।